देखिए, जो लोग भी साल 2026 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वुमेन यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी है, महिला विश्वविद्यालय है, जहां से असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आई हुई हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, किस तरह से अप्लाई करना है और क्या पूरा प्रोसेस होना है, कंप्लीट जानकारी आपको रोजगार अपडेट विद आदिल खान यूट्यूब चैनल से मिलने वाली है। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और किस तरह से अप्लाई करना है, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये जो वुमेन यूनिवर्सिटी है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं आर्ट्स फैकल्टी में या फिर कॉमर्स में या फिर ह्यूमैनिटीज़ में, एजुकेशन में, लॉ में, सोशल साइंस में, या फिर आपका साइंस हो गया, या फिर लैंग्वेजेस हो गया, लाइब्रेरी साइंस हो गया, जर्नलिज्म हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, तो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। तो बहुत सारे लोगों को तो मिनिमम एलिजिबिलिटी मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम है वो लोग सुन लें, गौर से सुन लेना। देखिए, मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपकी चल रही है या होने वाली है वो सब नहीं चलेगा, आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिस वक्त तक आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, उस वक्त तक आपका जो है मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपकी मार्कशीट आपके हाथों में होनी चाहिए ताकि आप उसे अपलोड कर सकें, ठीक है ना। तो देखिए, मास्टर डिग्री 55% के साथ 55% आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। अब ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा देखिए, मास्टर डिग्री के अलावा अगर हम देखें तो आपका यूजीसी नेट होना चाहिए, या फिर स्टेट लेवल का सेट होना चाहिए, या फिर आपकी पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है ना, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए, उसके साथ या तो नेट हो या सेट हो या फिर पीएचडी हो, तब अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर नेट तो कंपलसरी है, नेट तो होना ही चाहिए। कोई भी कैंडिडेट विदाउट नेट के अप्लाई कर ही नहीं सकता जब तक उसके पास नेट नहीं है, सिवाय उन लोगों के जिन लोगों ने पीएचडी 2009 से पहले कर रखी है। ये यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट पढ़ लेना आप यहाँ पर। तो उन लोगों को एग्जम्प्टेड कर दिया गया है जिन लोगों ने 2009 से पहले रजिस्टर्ड कराया था पीएचडी में। उन लोगों के पास अगर नेट नहीं भी है तो वो खाली पीएचडी के बेसिस पर और मास्टर डिग्री के बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आप खाली पीएचडी के बेसिस पर बनना चाहते हैं तो पीएचडी आपकी जो है रेगुलर मोड की होनी चाहिए, और कम से कम जो आपकी पीएचडी है उसे 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने चेक किया हो। बाहर चेक होने जाती है ना पीएचडी का, आपके थीसिस, उसकी बात चल रही है। और आपका जो पीएचडी वाइवा वॉइस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए एट द टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं। कैंडिडेट हैज पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, और आपने कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हों, और उसमें से भी एक रिसर्च पेपर आपका यूजीसी के केयर लिस्टेड जर्नल में पब्लिश हो जाना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैंडिडेट हैज मेड एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार बेस्ड ऑन हिज हर पीएचडी वर्क। अब आपने जो पीएचडी वर्क किया है उससे रिलेटेड आपने कम से कम 2 प्रेजेंटेशन किए हों कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, और वो भी जो है ना यूजीसी या फिर आईसीएसएसआर या फिर सीएसआईआर से सर्टिफाइड होने चाहिए, फंडेड होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें नेट सेट होता ही नहीं है, तो वहां पर आप मास्टर डिग्री और पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें जिन लोगों ने पीएचडी फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी, विदेश की किसी यूनिवर्सिटी से कर रखी है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में है तो उस केस में आपके पास अगर यूजीसी नेट नहीं भी है तब भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। रही बात यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग का क्या क्राइटेरिया है, तो वो ये वाला जो नोट लिख रखा है ये आप पढ़ लेना। देखिए, academic score as prescribed in appendix table 3A for universities and 3B for colleges shall be considered for shortlisting of the candidate for interview only, and the selection shall be based on performance in the interview। कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो API स्कोर के बेसिस पर होगा, प्लस आपका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। आपका जो मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटरव्यू में आप कैसे पहुंचेंगे, तो जिन लोगों का एपीआई स्कोर ज़्यादा होगा उन लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अब एपीआई स्कोर के बारे में भी इसी 2018 की जो गाइडलाइंस आई थी उसी में दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, पेज नंबर 78 पर आ जाइए डायरेक्ट।
यहाँ पर ये देखिए आप, ये देखिए क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ये टेबल 3A है और 3B जो है वो कॉलेजेस के लिए हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं। और थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, यूनिवर्सिटी के लेवल पर API स्कोर निकालने का थोड़ा सा अलग तरीका है अगर हम कंपेयर करें कॉलेज से। तो देखिए API स्कोर जो आपका कैलकुलेट होता है वो होता है 100 में से, कितने में से होता है 100 में से। अब 100 में से आपका कितना स्कोर आता है वो डिपेंड करता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। देखिए अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% थे या उससे ज़्यादा थे तो उसके 15 नंबर आपको मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी ग्रेजुएशन में 60 और 80 के बीच में थे तो उसके 13 नंबर मिलते हैं। और अगर हम देखें तो 55 और 60 के बीच में तो 10 नंबर। इसी तरीके से आप पोस्ट ग्रेजुएशन का देख लेना, ठीक है ना, यही क्राइटेरिया है। और एमफिल में अगर आप एमफिल कर रखी है 60% या उससे ज़्यादा थी तो 7 नंबर उसके भी मिल जाते हैं। PhD आपने कर रखी है तो 30 नंबर PhD के मिल जाते हैं। आ रही है बस समझ में आपको, ठीक है ना। और देखिए कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अभी अगर हम देखें, देखिए ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और फटाक से वैकेंसी देखी और अप्लाई कर दिया और एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट नहीं होती है। दैट्स वाई दे आर नॉट कॉलिंग यू फॉर इंटरव्यू, आपको वो बुलाते ही नहीं है इंटरव्यू के लिए। मसला तो ये हो जाता है ना। तो देखिए अगर आपका JRF आपने क्वालिफाई कर रखा है तो खाली JRF के 7 नंबर आपको मिल जाते हैं। वहीं अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। रिसर्च पेपर आपने अगर लिखे हैं तो रिसर्च पेपर के हर एक पेपर के आपको 2 नंबर मिलते हैं, और वो भी UGC के लिस्टेड जर्नल के अंदर होने चाहिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर से आप 10 नंबर ले सकते हैं। अगर आपने कहीं पर पढ़ाया है, टीचिंग आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है, तो हर एक साल का 2 नंबर मिलता है। मैक्सिमम 10 नंबर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब अगर आपने PhD और MPhil दोनों भी कर रखे हैं तो आपको मैक्सिमम 30 नंबर ही मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आपने JRF, नेट, सेट तीनों भी क्वालिफाई कर रखे हैं तो 7 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है ना। एकेडमिक स्कोर में अगर हम देखें तो 80 नंबर रहते हैं एकेडमिक स्कोर के। रिसर्च पब्लिकेशन मतलब शोध अगर आपने किया है तो उसके 10 नंबर रहते हैं, और अनुभव टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर रहते हैं। तो टोटल आपका API स्कोर निकलता है 100। अब जिन लोगों का API स्कोर जैसे 60 आ रहा है, 65 आ रहा है, 65 आ रहा है या 70 आ रहा है, ठीक है ना, या फिर आप मान लीजिए 58 आ रहा है, तो ये वो कैंडिडेट हैं जिन लोगों को मतलब कॉल आ जाती है, बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। अब चलिए यहाँ पर वैकेंसीज भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज किस किस सब्जेक्ट में कितनी आई हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जिसमें वैकेंसी आई हुई है वो हिंदी है। दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट है मोस्ट डिमांडिंग उर्दू। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, देखिए उर्दू की वैकेंसी आ चुकी है, जिन लोगों को भी अप्लाई करना है बिल्कुल अप्लाई कर देना। ज्योग्राफी, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है, इसमें भी वैकेंसी आ चुकी है। बॉटनी में वैकेंसी है, फिजिक्स में वैकेंसी है, फिलोसफी में वैकेंसी है, और जूलॉजी में वैकेंसी है, होम साइंस में वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी है, म्यूजिक में वैकेंसी है। अगर हम बात करें इसके अलावा केमिस्ट्री में है, कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में है, इंग्लिश में है, मैथमेटिक्स में है, और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर साइकोलॉजी में वैकेंसी है। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अप्लाई कैसे करना है वो समझ लीजिए। देखिए इंटरेस्टेड, देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, बहुत गौर से पढ़ने वाली बात है। इंटरेस्टेड, देखिए कैंडिडेट हु फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया में अप्लाई। देखिए जिन लोगों की एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो रही है वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स शुड सेंड अ ब्रीफ रेज्यूमे। आपको अपना रेज्यूमे CV भेजना है जिसमें आपका पर्पस भी होना चाहिए, भाई किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन कर देना, क्वालिफिकेशन अपना मेंशन कर देना, वर्क एक्सपीरियंस उसमें मेंशन कर देना, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, किस एरिया में आप पढ़ाते हैं वो एरिया आप मेंशन कर देना। और सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आपको जो ऊपर अलग अलग ये जो अलग अलग सब्जेक्ट के सामने जो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये ईमेल आईडी आपको दे रखी है अलग अलग सब्जेक्ट की। तो जिस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट के ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है। आपको अपना रेज्यूमे और उसमें जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो सब कुछ एक सिंगल PDF बना लेना
और आपको एक तो यहाँ पर ये वाली इन्होंने जो दी है ना लिंक, मतलब लिंक नहीं बोल सकते, ईमेल आईडी बोल सकते हैं, ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है और जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर भी भेज देना, ठीक है ना। तो 2 जगह आपको सेंड करना है, एक इस वाली ईमेल आईडी पर और जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें भी सेंड कर देना। तो ये तो रहा तरीका अप्लाई करने का। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो भैया जी 10 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 10 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आज 7 तारीख है, बिल्कुल अप्लाई कर देना, आज ही अप्लाई कर देना, 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होने वाला है। नो फीस, कोई फीस नहीं है, 1 भी रुपया नहीं देना है आपको, नो फीस, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल 1 भी रुपया आपको जमा नहीं करना है, नो फीस। और ये जो वैकेंसी वगैरह आई हैं तो इसके बारे में फुल नोटिफिकेशन, ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है, ये रेफरेंस नंबर है, ये आपको याद रखना है, इसे लिख के रख लेना कहीं पर, यही एडवर्टीजमेंट नंबर है, ठीक है ना, 402, ठीक है ना। और ये आप देख लेना 27 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था, 27 मई को। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, देखिए ये मतलब एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जमशेदपुर, जिसे हम जमशेदपुर को हम टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, बहुत फेमस सिटी है, पुरानी सिटी है, वुमेन यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट वाले रूल्स अप्लाई होंगे, रिजर्वेशन वाले रूल्स अप्लाई होंगे, जो जनरल वैकेंसी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी इन्होंने अप्लाई बताया नहीं है कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं, तो आप ये देख लेना। देखिए आपको अगर रेस्पॉन्स आता है तो चले जाइएगा, अगर इंटरेस्टेड है, ज़रूरत है। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय। यहाँ पर आएंगे आप, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहीं पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो ये आपका चैनल है रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में अगर नहीं आ रही है, यू कैन आस्क मी। आपको कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।